हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए फिर हम आज शुरू करते हैं अपने साइंस की क्लास में। और आज हम लोग लेते हैं हमारा क्लास 6 का इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। बच्चों, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पदार्थ क्या होता है। प्रत्येक वो वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है और जो हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? वो सब होती है पदार्थ। जैसे कि हमारे हाथ में अगर ये पेन है, इस पेन को जब हम कहीं रख देते हैं तो वो पेन उतनी जगह घेर लेता है, यानी उतना स्थान घेर लेता है। इसी तरीके से आप चाहे अपनी बुक ले लें, कॉपी ले लें, मेज हो, कुर्सी हो या खुरपी हो, बाल्टी हो, प्रत्येक वस्तु जब भी हम कहीं रखते हैं तो वो अपनी जगह पर, यानी जहाँ पर हम रखते हैं वो उतना स्थान घेर लगती है। उसे हम देख सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसे समझ सकते हैं। और दूसरी बात कि वो वस्तु जो है उसमें कुछ ना कुछ भार जरूर होगा। अगर एक पेपर का टुकड़ा भी ले लें, कागज़ का टुकड़ा ले लें और अगर उसको भी देखें तो उसमें भी भार होगा। कोई सोने चांदी की चीज़ जब हम खरीदे जाते हैं, बहुत छोटा सा होता है लेकिन उसमें भी भार होता है, यानी प्रत्येक वस्तु में भार होता है। तो ये सारे, जब कोई भी वस्तु जिसमें भार होगा, जो स्थान घेरेगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वो वस्तु क्या? पदार्थ। तो इस लेसन में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता और इसका आधार, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय। तो इन सभी बातों का बच्चों हम लोग बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सब जानने के लिए आपको आवश्यक होगा कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एक एक स्टेप को अच्छे से उसमें समझाया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन इससे पहले कि आप ये सब करें, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे पदार्थ और पदार्थ के समूह के अगला भाग। बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं क्या चीज? कि पदार्थ क्या है। यानी पदार्थ, एक बार फिर आपको बता दें कि पदार्थ वो वस्तु है जो अपना स्थान घेरती है, जगह घेरती है, जिसमें कुछ भार होता है और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास कर सकते हैं, जिसका वो प्रत्येक वस्तु पदार्थ होती है, चाहे वो एक छोटी सी चिमटी हो, छोटी सी आलपिन हो या एक बहुत बड़ा सा हाथी। तो इन सब चीजों के बाद हम इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे कि पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार, यानी इसकी क्या आवश्यकता है वर्गीकरण की। अब बच्चों बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि लकड़ी की आपने चीजें देखी, मेज, कुर्सी, सोफा। अब आपने लोहे की चीज देख ली, कढ़ाई, तवा वगैरह। अब आप स्टील की चीजों को देख ले या फिर रबड़ की चीजों को देख ले, बॉल देख लिया आपने, फुटबॉल वाली बॉल देख ली, या आप इसके अलावा और बहुत सारी चीजें देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। अब इन सारी चीजों को जब हम एक साथ रखते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें तो हमने बनाई, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, और कुछ चीजें प्रकृति ने हमें स्वयं दी हुई हैं, चाहे वो पहाड़ हो, मिट्टी हो, पत्थर हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ प्राकृतिक चीजें हैं और कुछ मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं हैं। अब प्राकृतिक चीजों की बात ले लें तो कहीं हमें लोहे का दरवाजा दिखता है, तो कहीं लकड़ी का दरवाजा दिखता है, तो कहीं हमें रबड़ की कोई चीज दिखती है, तो कहीं हमें स्टील की कोई चीज दिखती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर इन सारे पदार्थों के गुणों के बारे में हम अगर देखें तो सब अलग अलग होते हैं। अगर हम इनके बारे में अध्ययन करें तो सब अलग होते हैं, लेकिन एक साथ रख दो तो ये सब मिक्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लकड़ी से बनी हुई चीजों को अलग कर दें, लोहे से बनी हुई चीजों को अलग कर दें या रबड़ से बनी हुई चीजों को अलग कर दें, तो जब हम ये सब अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं, समूह में रख देते हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाता है? ये वर्गीकरण की बात आ जाती है। यानी कि हमने वर्गीकरण कर दिया, लेकिन वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे? उसके गुणों के आधार पर। यानी जो हमारी वस्तु है उसके क्या गुण हैं, उनके आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण कर देते हैं। एक तरफ अगर हमने मान लिया लोहे से बनी हुई वस्तुओं को रख दिया, लोहे से हमने कढ़ाई रख दी, दरवाजा लोहे का बनता है, ये सब हमने एक तरफ रख दिया। अब एक तरफ हमने लकड़ी से बनी हुई चीजों को रख दिया, एक तरफ हमने रबड़ से बनी हुई चीजों को रख दिया। लकड़ी से बनी हुई कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकती है और आपका दरवाजा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ को, अब अगर मान लिया हम गैस और दूसरी ले लेते, हवा में पाई जाने वाली गैसों की बात करें तो उसमें भी तो, हवा में भी तो बहुत सारी गैसें होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। यानी इस तरीके से हम अपने आसपास पाई जाने वाली जो हमें सारी वस्तुएं जो एक साथ देखने पर थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करती है, हमसे कोई पूछे हम अचानक बता नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके क्लास में अगर मान लिया
80 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अगर एक साथ आपको कोई पूछा जाता है, आप बता सकते हैं कि 80 बच्चे हमारे क्लास में, अगर एकदम तुरंत कोई पूछ ले कितने लड़कियां या इस साइड के कितने बच्चे, इस साइड के कितने बच्चे, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे पहले हम क्या करें, अगर हम हाइट वाइज बच्चों को अलग छाट दें, लड़कियों को अलग रखें, लड़कियों को अलग रखें, तो हमसे कोई भी एक झट में पूछेगा तो हम तुरंत उसको उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि गुणों के आधार पर हम पदार्थों को अलग अलग रखें और उसकी विशेषताओं को समझें। तो हम क्या होगा, अगर हमने लकड़ी से बनी हुई चीजों को समझा तो उसके जितने भी गुण हैं, लकड़ी के जो भी क्वालिटीज है वो सारे उसमें आएंगे। लोहे से है तो लोहे, स्टील से तो स्टील, रबड़ से है तो रबड़। इस तरीके से हम वर्गीकरण जब हम कर लेते हैं तो हमें इन सब चीजों का अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है, सुलभ हो जाता है और हम अध्ययन कर लेते हैं। यही हमारा वर्गीकरण का आधार भी होता है। अब देखते हैं कभी कभी पानी भी है, गैस भी है, कोई अगरबत्ती जलाते तो धुआं भी होता है, कोई ठोस वस्तु भी है, जैसे अगर मान लिया हमारे पास ये पेन है, ये पेन देखिए, तो इस तरीके से 3 तरीके की चीजें हो गई, तो उनका भी हम अलग अलग से वर्गीकरण करना पड़ेगा हमें। तो हमें देखना पड़ेगा कि पदार्थ की किस किस अवस्थाओं के आधार पर कैसे कैसे वर्गीकरण होगा। बच्चों, आज आपको वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, पदार्थ भी आपने रिवाइज कर लिया, निश्चित तौर पर आपको ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होंगी। तो बच्चों, अगर आपको ये चीज पसंद आती है, समझ आता है ये चैनल, तो जरूर से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो यूट्यूब अपने कमेंट बॉक्स में डालिए और अगली वीडियो के साथ मिलिए और इस पार्ट को कंटिन्यू करते चलिए, बराबर बार बार देखते रहिए ताकि आप कहीं पर भी समझने में आपको चूक ना हो जाए। और बच्चों, आज हम अपनी साइंस की क्लास में जो पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है पदार्थ के बारे में, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या है और पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। एक बार बच्चों आपको याद दिला दें कि पदार्थ वे सभी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है, जिन्हें ज्ञान इंद्रियों के द्वारा एहसास किया जा सकता है। और पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता के अनुसार बच्चों हमने पढ़ा था कि जब कई प्रकार के पदार्थ होते हैं तो उनको किस तरीके से ग्रुप में बांटा जाता है, अलग अलग उनके गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर। और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। विभिन्न लक्षणों की यानी उनके गुणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, देखिए निम्न प्रकार से करते हैं। सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, जल में घुलनशीलता के आधार पर, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, कठोरता के आधार पर और चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। इन सब के आधार पर हम विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। आज बच्चों हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण। इसको देखने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने बर्फ देखी होगी। बर्फ जो होती है वो ठोस होती है। फिर आपने जल देखा होगा, अगर हम बर्फ को पिघला दें तो जल बन जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वो कौन सी अवस्था है, और जब वो जल हम उबालते हैं और भाप बनकर जब वो उड़ जाता है तब वो कौन सी अवस्था होती है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कुछ और प्रयोग करके। यहाँ पर बच्चों देखते हैं, ये हमारे पास बाउल है और ये हमारे पास एक ठोस जो है हमारे पास एक वस्तु है जिसको हम देखिए दबाते हैं इसको, तो ये दबती भी नहीं है, बॉल टाइप की है। और अगर हम इसको इस बाउल में डाल देते हैं तो भी इसका आकार नहीं बढ़ता है, इसको हम अलग रख दें तो भी इसका आकार नहीं बढ़ता है। यानी हर स्थिति में ये जो हमारे पास बॉल है वो इतनी ही बड़ी रहती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो वस्तु है जिसका ना हम आकार बढ़ा सकते हैं और जिसमें रखते हैं बर्तन में ना वो उसका शेप घेरती है, उसका अपना ही शेप रहता है, कोई भी आकार नहीं बदलता। और इसके भार में भी कोई भी अंतर नहीं आता है, चाहे हम जहां पर भी रख दें, यहाँ पर रख दें, हाथ से दबाए तो दबता नहीं है। तो ऐसी वस्तुएं जो हाथ से दबाते हैं दबता नहीं, अपने आकार में जिनका परिवर्तन नहीं होता, ये सारी वस्तुओं को बच्चों हम लोग कहते हैं कि ये सारी वस्तुएं कौन सी हो गई, ये ठोस वस्तुएं हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम अगला प्रयोग करके देखते हैं। ये हमारे पास देखिए कि ग्लास में क्या है, पानी है। ये ग्लास में जब पानी रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, तो ये इस आकार का हो गया है। देखिए आप बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। और जब इसी जल को हम इस कटोरी में ना देते हैं, देखिए तो इसने कटोरी का शेप ले लिया। अब हम ये देखते हैं क्या कटोरी के शेप में आने के बाद क्या अब इसके भार में कोई कमी हो जाती है या इसकी मात्रा कुछ घट जाती है। यहाँ पर हम फिर से प्रयोग करके देख लेते हैं बच्चों। हम देखते हैं कि ये जो जल है ये उतना ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो पदार्थ है कि जहां पर हम जिस बर्तन में डाल देते हैं, चाहे कटोरी में डालें, अगर हम इसको प्लेट में डालकर देखें या इसको जमीन पर फैला दें तो ये फैल जाता है, यानी वो आकार ले लेता है। लेकिन उसकी मात्रा में यानी उसकी आयतन में कोई भी कमी नहीं होती है, उतना का उतना ही रहता है। तो जो वस्तुएं यानी जो पदार्थ अपने आकार में बदल देती हैं आकार को वस्तु के अनुसार, और लेकिन उनके मात्रा अर्थात आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो वे वस्तुएं कौन सी होती है, वे वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं बच्चों, द्रव कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना एक अगला प्रयोग करके। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, ये धूप बत्ती रखी हुई है, इसकी जगह हम जो है अगरबत्ती भी ले सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए बहुत ही सावधानी से ये प्रयोग आपको करना होगा। यहाँ पर देखिए जब हम ये धूप बत्ती को जलाते हैं,
देखिए इस तरीके से जब हम धूप बत्ती को जला रहे हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि इस पे यहाँ पर देखिए धुआं निकल रहा है, ये गैस निकल रही है। ये गैस देखिए जितने जगह में फैल सकती वो फैलती चली जाएगी, चाहे कमरा हो, कमरे से बाहर भी निकल जाएगी और इसकी महक भी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो ये पदार्थ है, इसमें जो ये गैस निकल रही है वो अनियमित चारों तरफ फैल रही है और इसके जो आयतन में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो वो वस्तुएं जिनके जो उनका मतलब फैलना यानी कि उनका दूर दूर चला जाना और उनके आकार में और आयतन में दोनों में परिवर्तन हो जाता है, इस तरीके के जो इतने भी पदार्थ होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब गैस कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने 3 प्रकार के पदार्थ जो है वो आ गए अवस्थाओं के आधार पर। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ये ठोस, जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, और उसके बाद ये द्रव, जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन यानी मात्रा उसका निश्चित होता है। अगर जैसे दूध ले लें इसकी जगह, तो अगर हम 1 लीटर दूध लेते हैं तो चाहे जिस बर्तन में रखें वो 1 लीटर ही रहेगा, भले उसका आकार बदल जाए। और तीसरे नंबर पर ये हमारी जो गैस है, जिसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार से 3 पदार्थ ही हमारे सामने हो गए, ठोस, द्रव और गैस। अब बच्चों इसमें ये भी देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इनका आकार आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित है परंतु आकार बदला हुआ है, इनका आकार और आयतन दोनों गैस का अनिश्चित होता है। तो ये कैसे होता है, चलिए आइए हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि ठोस पदार्थ को हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए ठोस के जो ये कण होते हैं ये काफी पास पास होते हैं, बिल्कुल इनके बीच का जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है और ये एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा बंधे हुए होते हैं, यानी इनका जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो आकर्षण बल ज्यादा और इनके जो स्थान होता है यानी अंतराण्विक स्थान वो काफी कम होता है। इसीलिए जो ठोस जो वस्तुएं होती हैं वो उनका आकार जो होता है वो निश्चित होता है, उनका आकार नहीं बदलता। अगर आप एक कंचे को ले लें, किसी ग्लास में डालें तो भी वो अपने ही शेप में रहेगा, वो ग्लास का शेप नहीं लेगा। अगर आप उसको जमीन में रख दे तो भी वो अपने ही शेप में रहेगा, अपने ही आकार में रहेगा। इस प्रकार ठोस का जो आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं द्रव का देखिए किस तरीके से अणु जो है वो दूर दूर है, दूर दूर है किसकी अपेक्षाकृत, ठोस की अपेक्षाकृत। इसीलिए जो द्रव पदार्थ होते हैं जब इनको हम किसी बर्तन में नाते हैं, जैसे दूध को अगर हमने गिलास में ना दिया तो ग्लास के शेप का हो जाता है, भगोनी में रख दे तो भगोनी के शेप का हो जाता है, और जमीन में अगर डाल देते तो वो बह जाता है, हालांकि ठोस नहीं बहते। तो इस प्रकार जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका जो आयतन होता है वो तो निश्चित है, यानी उनकी मात्रा अगर हमने आधा लीटर दूध के लिए तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन उनका निश्चित होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं गैस के अणुओं की स्थिति क्या है। गैस के अणु देखिए काफी दूर दूर है और इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम यानी नगण्य है बिल्कुल भी। इसीलिए गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं कि किस प्रकार ठोस के जो पदार्थ है, जो द्रव का पदार्थ है, जो गैस का है। यहाँ पर देखिए ठोस के अणु कितने पास पास हैं, इनके लगने वाला जो आकर्षण बल है अधिक और स्थान कम है। द्रव में देखिए दूर दूर है, उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा कम है और जो स्थान है वो ज्यादा है। यहाँ पर गैस की देख लेते हैं स्थिति हम कि किस तरीके से अणु जो है वो दूर दूर है, अंतराण्विक स्थान ज्यादा है, आकर्षण बल ना के बराबर है या बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से ठोस, द्रव, गैस हमने पूरी स्थिति यहाँ पर समझ ली है। और अब हम देख लेते हैं ठोस, द्रव व गैस में अंतर कि इनका अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए ठोस यानी सॉलिड, द्रव लिक्विड और गैस गैस। यहाँ पर इनके गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं कि किस प्रकार कौन से गुण के आधार पर ये किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है। सबसे पहले लेते हैं हम आकार। ठोस का आकार निश्चित एवं जो उसकी सीमाएं होती हैं वो स्पष्ट है। द्रव में देखिए कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। गैस में कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। आयतन की स्थिति देख लीजिए, ठोस का आयतन निश्चित होता है, कंचे का शेप जो था वो वही रहा, वो न घटा न बढ़ा। जबकि द्रव में देखिए उसका आयतन जो होता है और द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि 1 लीटर दूध हो या आधा लीटर दूध हो या आधा गिलास पानी हो वो उतना ही रहता है। गैस में देखिए कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता, जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार व आयतन ले लेती है। दृढ़ता कितनी है, ये दृढ़ होते हैं। ठोस जो दृढ़ होते हैं वो बहते नहीं है, और जो द्रव पदार्थ होते हैं वो दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं, बह सकते हैं। जहां पर भी अगर आधा गिलास पानी गिर जाता है तो वो जमीन पर बह जाता है। और गैस भी जो होती है वो भी बह सकती हैं। कणों के बीच आकर्षण बल जो ठोस होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम होता है, सबसे अधिकतम होता है आकर्षण बल। ठोस से कम होता है, ठोस और द्रव दोनों से कम होता है गैस में। कणों की स्थिति क्या होती है अभी आपने देखा भी था, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि कण बहुत पास पास होते हैं ठोस में, जबकि द्रव में देखिए दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा ज्यादा उनका स्पेस होता है। और गैस में कणों के बीच में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, ठोस और द्रव से ज्यादा।
अब यहाँ पे संपीड़ितता देख सकते हैं, यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या है। हम ठोस को बिल्कुल नहीं दबा सकते, यानी नगण्य होता है। द्रव को दबा संपीडनीय होता है, और जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसे वो बहुत ज़्यादा जो है बह सकती है। विसरण देखिए किस तरीके से होता है। विसरण का मतलब यही है बच्चों कि एक से दूसरे पदार्थों में की तरफ जाना या आना। एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं हो सकता। अगर आप एक बॉल ले लें और दो बॉलें रख दें तो वो ठोस हो, वो एक दूसरे में नहीं मिल सकती है। द्रव में क्या होता है, अगर हम पानी और दूध रखते हैं तो वो विसरण उसका हो जाता है, और गैसों का द्रवों का में ठोस में और गैसों का विसरण होता है। यहाँ पर गैस की स्थिति देख लीजिए कि गैस का अन्य गैसों के साथ विसरण बहुत ही तीव्रता के साथ होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अंतर्गत पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर हम लोगों ने भी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो बच्चों एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि जैसे कि मोम है, मोम ठोस होता है। अगर हम उसे गर्म करें तो गर्म करने पर वो क्या द्रव में बन जाता है, और जब द्रव को फिर और ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। इस प्रकार से 3 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिनको हम देखते हैं। ठोस क्या होता है, आकार व आयतन में निश्चित। द्रव क्या है, आकार अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित होता है, आयतन भी उसका अनिश्चित होता है। गैस का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। अब बच्चों हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। यहाँ पर देखिए बच्चे, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखना है। बच्चों आप समझ गए होंगे तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है। तो बच्चों कौन सी होगी, बिल्कुल सही, ठोस होगा। यहाँ पर कारण बताइए कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, क्यों नहीं होती। आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखा, आप समझ गए होंगे। ठोस, द्रव व गैस में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। आपको यहाँ पर उदाहरण भी देने हैं, और ठोस और द्रव और गैस के बारे में भी अंतर के रूप में लिखना है कि किसका आयतन और आकार निश्चित होता है, किसका नहीं, कि किसमें अणु पास पास होते हैं, किसमें अणु दूर होते हैं। सब पूरी आपको डिटेल यहाँ पर लिखनी है पॉइंट्स में। पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। बच्चों आपको अपने तरीके से अपनी भाषा में इस बात को लिखिएगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था। अब बच्चों यहाँ पर कुछ सोचते हैं, चलिए थोड़ा, क्या होगा अगर हथौड़ी कांच की बनाई जाए और गिलास कपड़े से बनाया जाए। आप इसको सोचिएगा। हम थोड़ा सा हिंट करते हैं कि बच्चों हथौड़ी का काम क्या होता है, ठोकना। अगर वो मुलायम होगी तो क्या उससे वो काम पूरा कर सकेंगे, यानी हमारी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। इसी तरीके से गिलास अगर कपड़े से बनाया जाए, गिलास में पानी पीने के काम में आता है, अगर वो कपड़े से बनाएंगे तो कहाँ उसका वो उपयोगिता सिद्ध हो सकेगी। दूसरा देखिए, क्या होगा अगर कीले और स्क्रू मोम के बनाया जाए। मोम मुलायम होता है, गर्म पाकर वो गल भी जाता है, द्रव भी बन जाता है। अगर कीले जो हमको ठोकने के काम में आती है, स्क्रू जो उसके काम में आता है, तो वो सब काम पूरा यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये चीज़ें असंभव है। क्या लोहे का गुब्बारा बन सकता है। अब गुब्बारा आप जानते हो कि इसको हम लोग फुलाते हैं, हल्का होता है, हवा से उड़ भी जाता है। और यहाँ पर देखिए, लोहे का गुब्बारा अगर बना लेंगे तो उसकी वो उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी यहाँ पर। इस तरीके से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझ कर करना है, मैंने हिंट दे दिया है। और ये सारे उत्तरों में कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। और मैंने फिर से एक बार बोल रही हूँ आपको कि रजिस्टर बनाकर इन प्रश्नों के उत्तर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी इस क्लास में। देखिए, इसमें हम 8 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह जो हम कक्षा 6 में विज्ञान में पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, और इसके अंतर्गत हम बहुत सारे जो 2-4 वीडियो भी देख चुके हैं। तो आइए देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ यानी पदार्थ क्या है। बच्चों आपको बता दें कि पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। इसके बाद हम लोग ने देखा था कि पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार, यानी इतने जो पदार्थ जो पाए जाते हैं उनके वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये लोग भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण, यानी कौन कौन से लक्षण है और उनके आधार पर उनका कैसे वर्गीकरण किया जाए, ये हम लोग देख चुके हैं। इसमें सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, ये हम बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसकी हम लोग वीडियो भी देख चुके हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और आज बच्चों हम लोग जल में घुलनशीलता के आधार पर पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक करते हैं छोटा सा प्रयोग। स्टूडेंट, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक बाउल में ये नमक रखा हुआ है, और ये देखिए एक बाउल में ये बालू रखी हुई है, रेत रखी हुई है। अब यहाँ पर अपना हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ग्लास में पानी है, और इसमें हम ये थोड़ा सा नमक ये लेते हैं और इसमें हम ये मिला देते हैं। ये देखिए, देखते हैं कि ये नमक पूरा घुल जाता है कि नहीं। ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये पूरी तरीके से ये नमक जो है पानी में घुल गया। ये देखिए, पूरा नमक जो है पानी में घुल जाता है। अब इसी के बाद हम देखते हैं अपने दूसरे वाले ग्लास में हम लेते हैं ये थोड़ी सी बालू, इसको लेके देखते हैं। ये देखिए, हमने बालू इसमें डाल दी है,
ये देखिए, और अब हम इसको चला रहे, देखते हैं कि बालू ये घुल जाती है कि नहीं घुलती है। देखते हैं पूरे तरीके से। ये देखिए मैंने चला दिया है और अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ये आप भी देखिए कि ये बालू के देखिए कण दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है ना, ये बालू के कण दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि ये बालू पानी में नहीं घुली है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नमक जो होता है वो पानी में घुल जाता है, लेकिन बालू पानी में नहीं घुलती है। इसी तरीके से हम बालू के साथ मिट्टी ले लें, मिट्टी के ले सकते हैं, तो हम देखते हैं वो भी नहीं घुलता अगर आप प्रयोग करके देखेंगे। और निश्चित तौर पर आप ये प्रयोग घर में कीजिएगा। जैसे मैंने ये नमक यहाँ पर डाला है, तो आप शक्कर का घोल बनाइएगा, देखिएगा शक्कर घुलती कि नहीं, फिर देखिएगा चाक का पाउडर घुलता है कि नहीं। आप ये सब चीज़ें जो है डाल के आप पानी में देखिएगा, घोलिएगा, तो बताइएगा मुझे कि ये पानी में घुला या पानी में नहीं घुला। तो बच्चों हम समझ सकते हैं कि जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, यानी पूरी तरीके से, जैसे नमक घुल गया है पानी में घुल जाता है, यानी वो घुलनशील है, तो उन पदार्थों को कहेंगे घुलनशील पदार्थ हो गए। और जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते, देखिए बालू जो है ये आप देख सकते हैं कि बालू पानी में नहीं घुली है, तो इसका मतलब ये कौन से पदार्थ हो गए, ये अघुलनशील पदार्थ हो गए। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको ये घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ जरूर समझ में आ गए होंगे। प्रयोग के द्वारा बच्चों हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से पदार्थ जो होते हैं, कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं। तो इस प्रकार पदार्थ कितने प्रकार के हो जाते हैं, एक तो पदार्थ जो होते हैं घुलनशील हो जाते हैं, यानी जो पानी में घुल जाते हैं, इसके अंतर्गत जैसे कि नमक है, शक्कर है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। और दूसरा जो पानी में नहीं घुलती, माने अघुलनशील जो पदार्थ हैं, वो कौन कौन से हो गए आपके, वो जैसे कि रेत है, पानी में नहीं घुलेगी। तो इस तरीके से हम बच्चों देख सकते हैं कि पदार्थ जो होते हैं घुलनशीलता के आधार पर भी हम उनका वर्गीकरण अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग उसका करते हैं अभ्यास, अपनी पिछली वीडियो का, जिसमें हमने पढ़ा था कि पानी में घुलनशीलता के आधार पर किस तरीके से पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है, जो हमारा पदार्थ है वो पदार्थ के समूह के अंतर्गत था। आज बच्चों इसकी हम लोग करेंगे अभ्यास, लेकिन आपको एक रिकॉल करा देते हैं कि जो वस्तुएं पानी में घुल जाती है उन्हें घुलनशील कहते हैं, और जो वस्तुएं पानी में नहीं घुलती हैं यानी वो अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आपको करनी है अभ्यास और बनना है परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घुलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। मुझे मालूम है बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। दूसरा देखिए अघुलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी भी आपको डिफिनीशन लिखनी है। फिर उसके बाद भरनी है खाली जगह। बालू पानी में है, अब क्या है ये आपको भरना है। चाक पाउडर पानी में है, ये आपको देख के भरना है। बच्चों आप अपने आस पड़ोस में, अपने घर में अब इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप जब भी कोई चीज करते हैं, देखते हैं मान लिया चाक पाउडर है, आपने पानी में डाला, अब आप देख रहे हैं कि घुला कि नहीं घुला। मैंने नमक बताया, आप शक्कर डाल के देखिए कि देखिए शक्कर घुलती है कि नहीं पानी में घुलती है। क्या कोई तेल पानी में डालने में घुलता है? ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और मुझे करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपने जब तेल डाला पानी में तो क्या हुआ, या आपने जब कागज डाला पानी में तो क्या हुआ। इस तरीके से कई चीजें कर सकते हैं और आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें कभी जल्दी उठना पड़ता है सुबह, तो कभी कहना पड़ता है पढ़ो पढ़ो, एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, और आपको क्या होता है अच्छा नहीं लगता कभी कभी। लेकिन फिर क्या होता है, जब आप पढ़ लिख कर तैयार हो जाते हैं और फिर आपकी जब जॉब लग जाती है, जब आप अच्छे बन जाते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं, तो फिर उसका फल क्या हुआ, मीठा प्राप्त हुआ। ऐसे शिक्षा की जड़ें जो होती हैं वो कड़वी होती है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। तो बच्चों हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज विज्ञान की क्लास में 6 में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह में जो हम लोगों ने पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस, 3 प्रकार के होते हैं। ठोस के बारे में हम जान चुके हैं कि वो ना अपना आकार बदलते हैं, ना अपना आयतन बदलते हैं। और जो द्रव होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, वो अपना आयतन तो नहीं बदलते लेकिन अपना आकार बदलते हैं। और गैस आकार और आयतन दोनों ही बदलते हैं। दूसरा हम ये भी पढ़ चुके हैं बच्चों की जल में घुलनशीलता के आधार पर कि जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो घुलनशील, एवं जो पदार्थ जल में नहीं घुलते वो अघुलनशील कहलाते हैं। जैसे नमक पानी में घुल जाता है और बालू पानी में नहीं घुलती। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जल के सापेक्ष भार के आधार पर। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से होता है। तो चलिए आइए एक्सपेरिमेंट के द्वारा पढ़ते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 बाउल है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है। अब आज हम जो प्रयोग करेंगे, आपको जो समझाएंगे, उसमें हमें बच्चों ये देखना है कि अब हम ये हमारे पास है ये मोम का टुकड़ा है,
ये हमारे पास कीलें रखी हुई और ये कुछ आलपीन के टुकड़े हैं और ये कुछ पेपर के टुकड़े, ये यहाँ पर कुछ आलपीन रखी हुई हैं। अब हम आपके सामने बच्चों देखिए यहाँ पर ये मोम का टुकड़ा डालते हैं। ये देखिए मोम का टुकड़ा जैसे ही मैंने डाला, ये देखिए पानी में तैर रही है मोम। अब इसी के साथ अगर हम इसमें आलपीन डाल देते हैं, ये देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलपीन पानी में तैरी नहीं, वो पानी में डूब गई है। अब हम क्या करते हैं, हम डालते हैं कुछ पेपर इस बाउल में। देखिए इस बाउल में पानी जो हमने लिया इसमें क्या होता है, ये देखिए मैंने पेपर डाल दिया, कागज के टुकड़े डाल दिए, ये देखिए सारे ऊपर ही के ऊपर है। इसी तरीके से आप नाव भी तो बनाते हैं जो पानी पे तैरती है। इसी के साथ हमारे पास ये देखिए कील है। अब हम कील को पानी में डाल देते हैं, ये मैंने डाल दी पानी में। अब देखिए कील पानी के अंदर बैठ गई। तो इस तरीके से बच्चों ये देखते हैं, यहाँ पर हमने मोम डाला पानी में, आलपीन डाली, कील डाला और ये पेपर डाला। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। तो जो चीज़ें पानी में डूब जाती हैं इसका मतलब है कि वो पानी से भारी है, और जो तैरती है इसका मतलब वो जल से हम हल्की है। तो ये मोम जो है पानी में तैर रहा है तो ये जल से हल्का है। इसी तरीके से देखिए पेपर भी पानी में तैर रहा है, कील भी पानी में तैर रही है, कील पानी में डूब गई है, आलपीन पानी में डूब गई है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जल से भारी है। अब मैंने ये आपको प्रयोग करके दिखाया, आप क्या कर सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा डालिए पानी में, देखिए डूबता है कि तैरता है। आप कुछ और डालिए, देखिए डूबता है कि नहीं। यानी ये छोटे छोटे से प्रयोग आप भी अपने घर में जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान भी है और सुरक्षित भी है। साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी वस्तुएं पानी में डूबती हैं और कौन सी वस्तुएं पानी पे तैरती हैं। अभी हमने बच्चों प्रयोग में देखा कि कुछ वस्तुएं जो है वो पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में नहीं तैरती है। तो ये इसका मतलब ये है कि जो कुछ वस्तुएं जो पानी में तैरती हैं वो पानी से हल्की है, यानी जल से हल्की है, और कुछ वस्तुएं जो पानी में नहीं तैरती है वो जल से भारी है। तो ये चीज़ हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और अब हम इसके अभ्यास भी कर लेंगे। तो बच्चों अपनी पिछली वीडियो में जो जल के सापेक्ष पदार्थ के भारों के आधार पर जो हम लोगों ने बात की थी, आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। और आपके लिए सेम यहाँ पर बनी हुई है टेबल और उसको आपको भरना है दिमाग लगा के। अगर हम पदार्थों के नाम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया सबसे पहले नंबर पर मैंने 1 लिखा है। अगर यहाँ पर पदार्थ का नाम दे दिया है, अगर मैंने यहाँ पर आपको दिया है बालू, तो आपको देखना है कि बालू पानी में तैरती है या डूबती है, इसकी क्या पोजीशन होती है। यहाँ पे मैंने आपको दिया है लकड़ी का टुकड़ा, नंबर 2 पे लकड़ी का टुकड़ा। अब आपको बताना है कि इसकी क्या स्थिति होगी। तीसरे नंबर पे मैं आपको देती हूँ लोहे की कील, और फिर यहाँ पे दिया मैंने मोम। इसके साथ ही बहुत सारे आप खुद करके देख सकते हैं, खुद जान सकते हैं कि ये पानी में डूबता है या नहीं। पानी में नाव जब आप बनाते हैं तो तैरती है डूबती है, आप कहेंगे तैरती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कागज की क्या पोजीशन हुई, कागज आपको देखना है कागज का क्या हुआ, यानी वो जल से हल्का है या जल से भारी है, ये आपको बताना है। ये तैरती है पहले बात बताना है या नहीं तैरता ये बताना है। उसके बाद तैरती है तो इसका मतलब क्या है वो, ये आपको बात यहाँ पर लिखनी होगी। तो इस तरीके से बच्चों जो मैं यहाँ पर वर्कशीट आपको दे रही हूँ, इसके अलावा आप बहुत सारे छोटे छोटे जो ये प्रयोग हैं वो आप खुद घर पे कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपने जब वो किया तो आपको उसका क्या रिजल्ट मिला। हम पढ़ रहे थे बच्चों अपनी पिछली वीडियो में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अंतर्गत हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, पदार्थ। फिर उसके बाद पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता हम पढ़ चुके हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग एक एक करके कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं, जल में घुलनशीलता के आधार पर किस प्रकार कर सकते हैं, और जल के सापेक्ष भार के आधार पर हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं उसका वर्गीकरण, यानी कौन सी वस्तुएं हैं जो पानी में तैरती हैं, कौन सी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। और आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर पारदर्शिता के आधार पर। ये 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्गीय निम्न लक्षणों के आधार पर, और आज हम लोग पारदर्शिता के आधार पर देखेंगे कि किस तरीके से हम पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं और एक प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना प्रयोग। देखिए बच्चों हमारे पास ये कांच का टुकड़ा है और इस कांच के टुकड़े पे जब आप देख रहे हैं तो मुझे आपको दिख रहा होगा कि मेरी शक्ल आपको दिख रही है। यहाँ पर ये देखिए मैं उंगलियां रखी हुई तो आपको पीछे से ये हमारी 2 उंगलियां दिख रही होंगी। यानी इस कांच के टुकड़े पे मुझे आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा है, यानी मैं ऐसे देख सकती हूँ और आप इधर से ऐसे मुझे देख सकते हैं। तो ये कांच का जो टुकड़ा है इससे मुझे आर पार सब चीजें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं, ये हमारे पास हार्डबोर्ड है और इसको मैं रखती हूँ अपने सामने। अब देखिए आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही होगी,
देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने पीछे अपने इसके हाथ रखा है, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरीके से इसके आर पार मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना आपको कुछ दिख रहा है। देखिए मैंने चेहरे के सामने रखा, अब आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक इस प्रकार का पदार्थ है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये तेल लगा हुआ पेपर लिया है, और तेल लगे हुए पेपर के पीछे देखिए दिखता है कि नहीं, मैं अपनी उंगली रख रही हूँ, आपको ये उंगलियां साफ साफ दिख रही है कि नहीं? ये देखिए और पास करती हूँ मैं, आपको दिख रही है कि नहीं? आपको बताना है। यानी ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज पीछे है, लेकिन आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखिए मैं इसके पीछे अपना ये पेन रखती हूँ, ये पेन है मेरे पास, इसके पीछे रख रही हूँ। क्या आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है जैसे आपको कांच के टुकड़े में दिखता था? मुझे शायद ऐसा नहीं है, ये आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। यानी इसके आर पार आप क्लियर नहीं देख सकते, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है कि कुछ है, कोई चीज है। तो हमारे सामने ये तीन पदार्थ हो गए। एक तो ये कांच का टुकड़ा हो गया जिससे मुझे आर पार सब कुछ दिख रहा है, आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी यहाँ पर। और ये हमारे पास जो हार्डबोर्ड था, इसको मैं जब रखती तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और जब ये रखती हूँ तो मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ जो हैं पारदर्शिता के आधार पर तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक तो ये पारदर्शी जिसके मुझे आर पार सब दिख रहा है, दूसरा अपारदर्शी जो आर पार बिल्कुल कोई चीज नहीं दिख रही है, और फिर यह है पारभासी यानी आर पार धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के पदार्थ हो जाते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने अच्छे से देखा कि किस तरीके से पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है, नहीं देखा सकता है, या धुंधला दिखाई देता है। यहाँ पर बच्चों तीन चीजों को बातों को समझ चुके हैं, तीन पदार्थों के बारे में जान चुके हैं। सबसे पहला पारदर्शी पदार्थ, बिल बताइए कौन से होते हैं? बिल्कुल सही, जिनके आर पार देखा जा सकता है। दूसरे कौन से? हाँ, दूसरे अपारदर्शी पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल करेक्ट। और तीसरे नंबर पर पारभासी। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रयोग के माध्यम से भी पढ़ लिया है, और निश्चित तौर पर आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, समझ चुके हैं। और रजिस्टर पे आप नोट करना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और एक बात बच्चों बता दें कि जब भी आप पढ़िए, अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तो इसी के साथ बच्चों हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और बच्चों आज हम लोग करेंगे वर्कशीट यानी अभ्यास करेंगे, जो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके थे कि पदार्थ जो है तीन प्रकार से होते हैं, पारभासी, अपारभासी, अपारदर्शी और पारदर्शी। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ कौन से होते थे बच्चों, आपको एक बार रिकॉल करा दें, जिनके आर पार देखा जा सकता है, और अपारदर्शी जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, और पारभासी कौन से पदार्थ है जिन्हें हमें धुंधला देख सकते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, और उनके ही आधार पर हम करेंगे यहाँ पर अभ्यास अपनी। सबसे पहले देखिए पारदर्शी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर बताइए। अब यहाँ पर बच्चों आप लाइन खींचकर पॉइंट में अंतर लिखेंगे, उदाहरण भी देंगे। दूसरा देखिए पारभासी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। पारभासी पदार्थ जो अभी आपको बताए हैं मैंने, उनके बारे में आप यहाँ पर उनके केवल नाम लिखने हैं यहाँ पर। फिर पारदर्शी तथा अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों में ब्रैकेट में लिखा हो 5, यानी 5 की तालिका आपको बनाने हैं। आप लाइन खींचेंगे, तीनों के नाम डालेंगे और 5 पदार्थों के नाम लिखेंगे। अपने आस पड़ोस में, अपने घर में आप ध्यान दीजिएगा कि किन पदार्थों के आर पार आप देख सकते हैं, किन से आपको नहीं दिखाई देता, किन से आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और वही सब आप उनके जो उस वाले क्वेश्चन में उन्हीं सब का आप नाम लिखेंगे। तो आपको हमेशा के लिए ये बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और रजिस्टर पे तो आपको नोट करना ही है। बच्चों आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं पदार्थ प्रत्येक स्थान को घेरता है, उसमें भार होता है, जैसे लोहा, लकड़ी, कांच और मिट्टी। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे चारों ओर बहुत सारे पदार्थ हैं, अलग अलग तरीके के हैं, तो कैसे उनको हम एक साथ रखकर देखें? तो वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना। फिर आता है कि ये लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है या कितने प्रकार का है, वो देख लीजिए। नंबर 1 पर पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, जैसे ठोस, द्रव और गैस। नंबर 2 पे जल में घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशील, अघुलनशील। जल के सापेक्ष भार के आधार पर तैरने वाले तथा डूबने वाले पदार्थ। पारदर्शिता के आधार पर पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। फिर 5 पे आता है कठोरता के आधार पर मुलायम या कठोर पदार्थ। फिर आता है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर, यानी पदार्थ चुंबकीय और अचुंबकीय 2 प्रकार के होते हैं, वो कैसे। तो इन सब में बच्चों हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग पारदर्शिता के आधार पर
पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कठोरता के आधार पर मुलायम और कठोर पदार्थ। अब हम इनके बारे में देखने से पहले आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ ठोस वस्तुएं हैं, जैसे आप कांच का देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये ऊन है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये कुछ लोहे की वस्तुएं हैं और ये साथ में हमारे पास ऊन रखी हुई है और ये प्लास्टिक का फव्वारा है। अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ों को अगर हम उंगलियों से दबाएं, जैसे ये कांच के हम दबाते हैं ऐसे हाथ से, देखिए इस प्रेस करने पर, दबाने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये उतना ही रहता है, यानी दबता नहीं है। अब हम ले लेते हैं ऊन को। अब ऊन को हमने दबाया, देखिए दब रहा है, ये ऊन जो है हाथ से दबाने से दब रही है। अब यहाँ पर हमने ये रुई लिया, रुई देखते हैं, ये रुई भी दब रही है दबाने से। और साथ में अगर हम ये कील ले लेते हैं और इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं दब रही है। और ये जो लकड़ी का टुकड़ा हमारे पास है ये भी बिल्कुल नहीं दब रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उसमें कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो दबाने से दबती हैं। जैसे ये देखिए दब रही है, ये हम रुई देखिए दबाने से दब रही है। अगर हम स्पंज लें तो वो भी दबेगी। और यहाँ पर देखिए कांच है, वो नहीं दब रही है। तो यार अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो दबाने पर दबती है, यानी कि मुलायम होती हैं, और कुछ जो दबाने पर नहीं दबती है, मतलब कि कठोर होती है। तो इस प्रकार जो वस्तुएं होती है वो कुछ मुलायम और कुछ कठोर वस्तुएं दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। तो बच्चों हमने देख लिया कि अभी हमने अपने प्रयोग से क्या क्या सीखा कि जो पदार्थ आसानी से दब जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मुलायम पदार्थ कहते हैं। और जैसे रुई, ऊन, स्पंज आदि। आप अपने चारों ओर और भी मुलायम पदार्थों को ढूंढकर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर वे पदार्थ जो आसानी से नहीं दबते हैं उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, कांच, कटे हुए टुकड़े, कांच के कटे हुए टुकड़े। अब आप बच्चों अपने आसपास देखिएगा कि और कौन कौन सी ऐसी जो वस्तुएं हैं जो दबाने से दब जाती है और दबाने से नहीं दबती हैं। और इन दोनों को अलग अलग छांटकर आप एक टेबल भी बनाइएगा कॉपी के ऊपर, उसमें नोट कीजिएगा कि मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ। आज हम लोग अपनी वर्कशीट करेंगे और ये वर्कशीट हमारी आधारित होगी जो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था, यानी और ये पदार्थ और पदार्थ के समूह पाठ से हमने बनाई हुई है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था जिस पर हमें ये करनी है वर्कशीट। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ पदार्थ जो आसानी से दब जाते हैं, ऐसे पदार्थों को मुलायम पदार्थ कहते हैं, जैसे रुई, ऊन, स्पंज। हम लोगों ने प्रयोग में देखा भी था कि ये सारी वस्तुएं किस तरीके से दबाने से दब जाती हैं। आगे हम बच्चों देखते हैं कि कुछ पदार्थ अंगुलियों से दबाने पर नहीं दबते, हम उनको दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं दबते, उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, कांच के कटे हुए टुकड़े। ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम दबाते हैं लेकिन ये नहीं दबती है। तो ये दोनों हम लोगों ने देखा था कि अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रयोग भी किया था कि किस तरीके से कठोर और मुलायम पदार्थों का अंतर हमने समझा था। और अब हम इस पे करेंगे अपने अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर बच्चों देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित पदार्थों में कठोर व मुलायम पदार्थों को छांटो। ये सारे पदार्थ आपके पास लिखे हुए हैं, आपको टेबल बनाकर अलग अलग उनको छांटकर लिखना है बच्चों। दूसरा देखिए, खाली जगह भरो। ये जो आपको खाली जगह दी जाएगी उसमें कठोर या मुलायम ये आपको भरना है देखकर। देखिए सबसे पहला रुई पदार्थ है, अब आप यहाँ पर भरेंगे कैसा पदार्थ है। लोहा पदार्थ है, ये भी आप भरेंगे। नमक पदार्थ है, स्पंज पदार्थ है। इस तरीके से ये आप खाली जगह भरेंगे। ये अभ्यास के प्रश्न बच्चों आपको इस विषय को समझने के लिए कि कठोर और मुलायम पदार्थ कौन से हैं और अच्छा आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और आप खूब मन लगाकर पढ़ेंगे और आपको निश्चित तौर पर छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अब बच्चों अगर आप एक प्रश्न ये भी लिखेंगे कि कठोर तथा मुलायम पदार्थों में क्या अंतर है, इसमें आप कठोर और तथा मुलायम पदार्थ के लिए टेबल बनाएंगे और अंतर को लिखेंगे। इस तरीके से ये पाठ आपका यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपकी कंप्लीट है एक्सरसाइज की। इसके बाद हम फिर आगे करेंगे। बच्चों आज हमें जो अपने चारों ओर बहुत सारे पदार्थ दिखाई देते हैं जिनको हम कई वीडियो में अपनी पढ़ रहे हैं, और आज हम लोग रिवीजन करने के साथ हम उसके अगले वर्गीकरण के आधार पर किस तरीके से हम वस्तुओं को बांट सकते हैं हम बच्चों देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम अभी क्या पढ़ चुके हैं इससे पहले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या चीज है, और हमने पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है, जैसे लोहा, लकड़ी, कांच, मिट्टी इत्यादि। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना। विभिन्न लक्षणों के आधार पर किस तरीके से वर्गीकरण होगा। नंबर 1,
पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, 2 जल में घुलनशीलता के आधार पर, 3 जल के सापेक्ष भार के आधार पर, 4 पारदर्शिता के आधार पर, 5 कठोरता के आधार पर और 6 चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। इन सभी हम लोगों ने 5 पॉइंट तक यानी कठोरता के आधार पर मुलायम तथा कठोर पदार्थ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और हमने उसकी अगली वीडियो में उसकी वर्कशीट भी की थी। अब आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे कि चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो आइए करते हैं एक छोटा सा प्रयोग। यहाँ पर बच्चे देखिए कि हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, जैसे आपने रुई देख रहे हैं, ये हमारे पास चम्मच रखा हुआ है, ये पेंसिल है, स्केच पेन है, कांच का बॉल रखा हुआ है, ये प्रकार है, लोहे के कीले हैं, ये पेपर है, ये लकड़ी का टुकड़ा है और ये प्लास्टिक का फव्वारा है। अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं और ये हमारे पास है चुंबक। बच्चों हम जानते हैं, आपने जब खिलौने भी खेले होंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लोहे की चीज़ों को चिपका लेती है या नहीं चिपकाती है, इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास चुंबक है और ये हमने यहाँ पर स्केच पेन उठाया और देखते हैं यहाँ पर इसको करने से कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम पेंसिल से देख लेते हैं, ये पेंसिल को भी ये नहीं अपनी ओर चिपका रही है और ये कांच के टुकड़े को ये भी अपने और नहीं चिपका रही है। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए लकड़ी भी रखी हुई है, लकड़ी के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब ये हमारे पास कील है, देखिए अब जैसे ही हम कील के पास लाते हैं कील को अपनी ओर चिपका लेती है। देखिए किस तरीके से इसने अपनी ओर कील को चिपका लिया है। अब इसी तरीके से प्रकार को देख लेते हैं, आपने प्रकार देखा है, देखिए प्रकार को जैसे करते हैं प्रकार ये अपनी ओर चिपका रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी है इसलिए रुक नहीं पा रहा है। तो देखिए प्रकार किस तरीके से चिपक गया। अब हमारे पास ये पेपर है, देखिए पेपर पे क्या असर होता है, कोई भी असर नहीं हो रहा है, पेपर पे हम लगा रहे हैं। और ये हमारे पास आप जानते हैं शार्पनर है, इसको देखिए कर रहे हैं तो कोई भी असर नहीं हो रहा प्लास्टिक पर, यानी ये भी प्लास्टिक का है, इसको भी। तो कहने का मतलब ये है कि ना ये लकड़ी को अपनी ओर चिपका रहा है, ना पेंसिल और स्केच पेन को, ना कांच के टुकड़ों को, ना ये देखिए रुई है या ऊन है इसको भी नहीं चिपका रहा है। स्टील में देख लेते हैं, ये स्टील को देखिए थोड़ा चिपका रहा है, क्योंकि स्टील में जो मिक्स होती है पूरी नहीं होती है लोहे की, इसलिए देखिए कम चिपका रहा है। लेकिन ये लोहे की जितनी भी चीज़ों को है वो बहुत ज़्यादा चिपका रहा है, बिल्कुल ये देखिए। और यहाँ पर कील देखिए किस तरीके से चिपक जाती है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि वे पदार्थ जो चुंबक के पास लाने पर चिपक जाते हैं, जैसे ये चिपक गया था तो ये क्या चुंबकीय पदार्थ है, और जो नहीं चिपके थे उनको हम क्या बोलेंगे, अचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। तो चुंबक के सापेक्ष कैसा व्यवहार है वस्तुओं का, ये हमने आज इस प्रयोग के द्वारा सीखा। यहाँ पर बच्चों हमने जो अभी प्रयोग किया था उसमें हमने कौन कौन सी मुख्य बातें सीखी, आइए हम देख लेते हैं एक बार। कि चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि। ये देखिए लोहा और ये कोबाल्ट है, ऐसी जो वस्तुएं हैं जिनको चुंबक अपनी ओर चिपका लेता है। अगला देखिए बच्चों कि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, मतलब पदार्थों को नहीं चिपकाता है, वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रबर, चाक, पेंसिल, लकड़ी का बुरादा। देखिए यहाँ पे लकड़ी का बुरादा है, चाक है, पेंसिल, अगर आप चुंबक को चिपका कर देखें तो ये उससे नहीं चिपकते बच्चों। तो ये दोनों जो चुंबकीय और अचुंबकीय जो पदार्थ है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। बच्चों आज हम लोग फिर वर्कशीट करेंगे जो हमारी पिछली वीडियो पर आधारित होगी, पाठ पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अंतर्गत। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था बच्चों कि चुंबक जिन पदार्थों को आसानी से अपनी ओर चिपका लेता है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कोबाल्ट, निकिल, लोहा आदि। अब देखते हैं बच्चों, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लोहा और कोबाल्ट बना हुआ है। यहाँ पर देखिए बच्चों कि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं चिपकाता है वो पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रबर, पेंसिल, लकड़ी का बुरादा आदि। अब बच्चों ये देखिए यहाँ पर लकड़ी का बुरादा और रबर बना हुआ है। इस तरीके से हमने ये दोनों बात बहुत अच्छे से प्रयोग के माध्यम से सीख लिया था, देख लिया था कि किन किन चीजों को चुंबक अपनी ओर चिपकाता है और किन किन चीजों को नहीं चिपकाता है चुंबक। और अब हम लोग इसकी करेंगे इसी पर आधारित वर्कशीट। यहाँ पर देखिए बच्चों एक तालिका बनी हुई है, जिसमें एक तरफ चुंबक से चिपकने वाले पदार्थ, दूसरी तरफ चुंबक से ना चिपकने वाले पदार्थ। यहाँ पर आपको उन पदार्थों को कम से कम 5 पदार्थों के नाम आपको भरने हैं। यहाँ पर कि कौन कौन से चुंबक से चिपकने वाले पदार्थ हैं उसको इस तरफ लिखिए और नहीं चिपकने वाले उनको इस तरफ लिखिए। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, यानी इसकी आपको परिभाषा लिखनी है, उदाहरण भी दे रहे हैं
और ये बहुत आसान प्रश्न है। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आपको वीडियो के माध्यम से अभी हमने रिकॉल कराया, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। हमारा तीसरा प्रश्न होगा बच्चों कि खाली जगह भरो, यानी इस खाली जगह में आपको भरना है कि कौन से पदार्थ चुंबकीय हैं और कौन से पदार्थ चुंबकीय नहीं है। जैसे कि लोहा पदार्थ है, चौक पदार्थ है, लकड़ी पदार्थ है, इसमें आपको बीच में चुंबकीय या चुंबकीय पदार्थों को भरना है। इस तरीके से इस अभ्यास को करने के बाद बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बाद जो पाठ है हम लोगों का, जो इकाई है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। कई वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ा है और आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारे पदार्थ हम लोगों ने अपने चारों ओर देखे हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो ठोस द्रव गैस से संबंधित हो, लोहा हो, कोई भी चीजें हो, या रुई भी देखिए रखी हुई है, या रबड़ भी है, कांच का टुकड़ा भी है। ये हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थ हैं और इन पदार्थों से निर्मित बहुत सारी वस्तुएं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब मन में एक प्रश्न उठता है ये कि हमारे दिमाग में विचार बार बार आता है, आखिर ये जो पदार्थ होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो उनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो पदार्थ को निर्मित करती है, यानी पदार्थ किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने एक चाक का यहाँ पर मंच लिया हुआ है, कई सारी चाकें रखी हुई हैं। अगर हम इन चाकों को पीस लें, पीसने के ऊपर हम इनको छान कर बिल्कुल पाउडर नुमा, देखिए यहाँ पर हमने रख लिया है, और इस पाउडर को अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर में सूक्ष्म कण महीन महीन दिखाई देते हैं। अगर इनको और हम छान लेते हैं तो महीन कण हमें जो है प्राप्त हो जाते हैं। और ये महीन जो कण हमें मिलते हैं, इनमें हम अति सूक्ष्म कण, सोचने पर कि बहुत महीन है, सूक्ष्म कण हैं, जो हमने देखा है चाक के पाउडर में। अब ये सूक्ष्म कण जो वास्तव में होते हैं वो क्या है, वो पदार्थ हैं। जो पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और ये सूक्ष्म कण जो होते हैं जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। यानी पदार्थ जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु या परमाणु हम कहते हैं। और इस प्रयोग के माध्यम चाक ले सकते हैं, या कोयले को खूब महीन महीन अगर हमने पाउडर ऐसा बना लिया, छान लिया, उसके बाद हम उसको देखते हैं। हालांकि ये सूक्ष्म कण जो है वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि और बहुत ज्यादा ये सूक्ष्म होते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बच्चों की अणु या परमाणु है क्या आखिर, कि किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण, यानी वो छोटे से छोटा जो कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो अणु कहलाता है। तो अणु जो छोटा सूक्ष्म कण है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये बच्चों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद किसी भी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं। जैसे कि अभी हमने चाक का पाउडर बनाया था, तो चाक के पाउडर के जितने भी जो महीन कण थे वो सब जो थे, वो सभी जो अणु थे वो सब एक समान है, क्योंकि चाक एक ही है। एक ही चाक मतलब एक चाक की जो क्वालिटी है, जो उसके गुण है, वो सब एक ही जैसे, यानी इसके सारे जितने भी अणु है वो सब समान है। दूसरी बात कि किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वो क्या कहलाता है, वो परमाणु कहलाता है। यानी जो पदार्थ का वो जो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो क्या है, वो परमाणु है। और जो सूक्ष्म कण वो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो क्या है, वो अणु होता है। तो यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि ये देखिए ओजोन, जिसमें कि ऑक्सीजन के तीन क्या होते हैं, ये तीन ये परमाणु होते हैं। ये तीन परमाणु देखिए एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि एक साथ हैं, तो ये क्या है, ये अणु है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में भी दो ऑक्सीजन के ये क्या है, अलग अलग देखते हैं तो ये परमाणु है, और एक साथ है तो ये अणु का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन एक जो समान परमाणु होते हैं जब वो जुड़ते हैं तभी अणु का जो निर्माण होता है एक जैसे। अब हम आगे इसको और अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर बच्चे देखिए कि जो परमाणु के बारे में हम देखते हैं कि भिन्न परमाणुओं के सहयोग से यौगिक बनते हैं। यानी अगर अभी हमने पहले देखा था कि एक ही जैसे परमाणु थे, जैसे कि ऑक्सीजन में या ओजोन में सिर्फ ऑक्सीजन के जो परमाणु थे वो एक जैसे थे, यहाँ पर कोई अन्य विभिन्न प्रकार का परमाणु नहीं जुड़ा हुआ था। इसके साथ जल में दो परमाणु हाइड्रोजन के व एक परमाणु ऑक्सीजन का होता है। हम जानते हैं बच्चों कि जल का जो फार्मूला होता है H2O होता है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन H2 यानी हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, लेकिन तीनों एक जैसे नहीं, यानी कि विभिन्न, वेरी डिफरेंट है यहाँ पर। अगला हम देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना में, कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों आप जानते हैं कि CO2 होता है, इसका फार्मूला CO2, यानी C कार्बन कितना, एक, और O2 यानी ऑक्सीजन के कितने हैं, दो परमाणु हैं। तो यहाँ पर भी एक जैसे नहीं है, विभिन्न प्रकार के हैं।
ये देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये देखिए जल यानी H2O, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है अलग विभिन्न प्रकार के परमाणु जो है लिखा हुआ है कि संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का है, किस तरीके से एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन से ये एक साथ मिलकर बना हुआ यानी CO2। तो यहाँ पर भी ये विभिन्न भिन्न प्रकार के जो परमाणु है आपस में जुड़कर एक यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये परमाणु जो है उसकी संरचना क्या है, यानी ये जो परमाणु जिनसे मिलकर जो हमारे यौगिक के अणु बनते हैं, इनकी क्या संरचना है। तो हम देख लेते हैं बच्चों की परमाणु जो होती है 3 अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। 3 प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 पे और नंबर 3 पे न्यूट्रॉन। ये 3 जो कण हैं वो आपके जो है बने हुए होते हैं। परमाणु इन 3 कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में, जो बाहरी कक्षा दिखाई दे रही है वो इसमें इलेक्ट्रॉन है और जो भीतरी कक्षा है यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बाहरी कक्षा में घूम रहे हैं और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो केंद्र में यानी कि नाभिक में है होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए नाभिक है और ये देखिए परमाणु संरचना बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप देखिए चार्ज भी आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, प्रोटॉन पर आवेश प्लस का होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो ये परमाणु संरचना का एक चित्र आपके सामने। फिर यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो आवेश है और इसका जो संकेत है अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का, फिर ये देखिए प्रोटॉन का प्लस p और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश देखिए कितना कितना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर देखिए कि जो आवेश होता है वो जो ऋण आवेश होता है वो कितना -1.602 इंटू 10 की पावर -19c, प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इनका द्रव्यमान यहाँ पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.108 और यहाँ पर इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसी तरीके से प्रोटॉन का जो होता है और न्यूट्रॉन का जो होता है वो सेम होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 और यही न्यूट्रॉन का भी होता है। तो इस तरीके से परमाणु की संरचना में जो 3 मूलभूत जो कण होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिनकी जो संरचना होती है आपके सामने है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाया करते हैं। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इस टेबल के माध्यम से आप इनके संकेत, इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित किया जाता है या इनके संकेत हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से ये परमाणु की संरचना को समझ गए होंगे। इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई और इसके ऊपर आधारित हम लोग यहाँ पर आज करेंगे वर्कशीट। और वर्कशीट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अणु जो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पदार्थ के सभी मौलिक गुण विद्यमान होते हैं। यानी अणु वो है जो सूक्ष्मतम अवस्था में रह सकता है और उसके जो प्रत्येक कण में जो है पदार्थ के सभी मौलिक गुण विद्यमान रहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में लेकिन भाग लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आप, ये ओजोन का है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो आप लोगों ने पढ़ा था। और इसके साथ ही बच्चों हम ये देख लेंगे कि ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ था कि परमाणु के अवयवी कण जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिन पर माइनस का आवेश होता है और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में होते हैं। और आप बच्चों देख लेंगे कि न्यूट्रॉन पर जो है आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है। आपको ये बातें याद रखनी है तभी आप अच्छे से वर्कशीट कर लेंगे। और अगर आपने वीडियो को ना समझा हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अभ्यास। यहाँ पर देखिए प्रश्न अभ्यास में आपके प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि अणु तथा परमाणु में क्या अंतर होता है। अभी आपने रिकॉल भी किया था, आपने उसमें भी देखा था कि अणु और परमाणु का एक अंतर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि परमाणु के अवयवी कणों के नाम बताओ। आप परमाणु के जो अवयवी कण जो पाए जाते हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और आवेश भी बताएंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है कि खाली जगह भरो। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कौन सा आवेश होता है ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अणु अवस्था में रह सकता है,
तीसरा, अणु तथा परमाणु को आंखों से नहीं देखा जा सकता। किन आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये आपको पता लिखना है। भिन्न परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। क्या बनते हैं, यहां पर आपको भरना है। आपका चौथा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संकेत बताओ। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके यहाँ सामने उसका संकेत लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी अभ्यास है जो बहुत ही बड़ी भी नहीं है, छोटी अभ्यास है, लेकिन आपको परमाणु के स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से ये आपको परफेक्ट बना देगी। और आप अच्छे से जब पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद जब ये अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल इस चीज को समझ लेंगे, फिर कभी नहीं भूलेंगे। आज हम लोग अपनी पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अंतर्गत जो हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस देखी है, उनको हमने पूरी डिटेलिंग करी है। आज हम लोग उसकी करेंगे फाइनल वर्कशीट। और उस वर्कशीट को करने से पहले हम लोग कर लेते हैं रिकॉल। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका एक शॉर्ट फॉर्म में सब लिखा हुआ है कि प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। बहुत अच्छे से आपने समझा है। पदार्थ का वर्गीकरण उसकी आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थों से मिलकर भी बनी हो सकती है। पदार्थ का वर्गीकरण विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि हमारे आसपास जो पदार्थ है और वो पदार्थ कैसे बनते हैं, उनके मूल कण कौन है, सारी बातों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था बच्चों। और अब हम लोग इसकी वर्कशीट करेंगे। और उसको वर्कशीट करने से पहले बच्चों आपको याद दिला दे कि आपको ये चैनल पसंद आता है, अच्छा लगता हो तो आप निश्चित तौर पर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट कीजिए और बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस समय विद्यालय बंद चल रहे हैं और सबकी पढ़ाई चलती रहे, यही इसी से ही सब खुश होंगे और हमें खुशी प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पर बच्चों आपको विकल्प दिए हुए हैं चार चार, और आपको उसमें से सही गलत का निशान लगाना है, देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहला वाला आप देखिए बच्चों कि वर्गीकरण आवश्यक होता है। अभी हम लोगों ने रिकॉल भी किया कि वर्गीकरण क्यों आवश्यकता होता है, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए, वस्तुएं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने के लिए, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, सभी हेतु, यानी ये सारी बातें हैं या इनमें से कोई एक बात। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा निशान लगेगा, सभी हेतु। किसी द्रव को गर्म करने पर वो बदल जाता है। जब हम द्रव को गर्म करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जब ठोस को अगर गर्म करते हैं, इसमें बर्फ का उदाहरण ले लेते हैं, तो वो द्रव बन जाता है। द्रव को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाती है, क्या हो जाता है, क्या उसमें बन जाती है बच्चों, तब उसमें बनती है गैस। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा सेकंड वाला, गैस वाला आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब अगले देख लीजिए बच्चों कि किसी गैस को किसी बर्तन में रखने पर, गैस को अगर हम किसी बर्तन में रख देते हैं तो क्या होगा, वो तली में बैठ जाएगी, पूरी तरह फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, या उसको खाली कर देगी। तो आप समझ गए होंगे बच्चों क्या होगा इसका आंसर, हाँ, उसमें पूरी तरह फैल जाएगी, बिल्कुल सही। पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अब परमाणु तो हो नहीं सकता क्योंकि परमाणु के अंदर ही कण पाए जाते हैं, तो कौन क्या हो सकता है, इकाई निर्माण की क्या होगी, परमाणु होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, तो ये पदार्थ निर्माण की इकाई है। इसके बाद बच्चों देखते हैं, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। यहाँ पर कोष्ठक में दिए गए सही शब्द की सहायता से आप पुस्तिका में इनको भरिए। यहाँ पर मैंने कोष्ठक में जो दिए हुए शब्द है उनको मैंने हटा दिया ताकि और आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अगरबत्ती की सुगंध गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। किस गुण के कारण कमरे में फैल जाती है, अभी आपको बताना है बच्चों, बताइए किस गुण के कारण हो जाती है, यानी गैसीय गुण के कारण। वो गैस होती है और गैस सब जगह फैल जाती है। आप जानते हैं कि गैस के जो अणु होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। पानी में घुल जाता है, पानी में क्या घुल जाता है बच्चों, बिल्कुल थोड़ा अंदाजा लगाइए क्या घुल जाएगा, नमक पानी में घुल जाता है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए, पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कौन नहीं, तो कौन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है बच्चों, अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठोस का आकार, ठोस का आकार कैसा होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस जिस भी आकार का होता है उसके आकार को नहीं बदला जा सकता। अगला प्रश्न आपका है कि अधोलिखित प्रश्नों के
संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखो। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के आपको नाम लिखना है। तो वो नाम आपको कौन कौन से हैं? हाँ, 3 नाम है, ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद देखिए बच्चों कि पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। यानी कि आयतन भी निश्चित है, वो जितना है उतना ही रहेगा, उसकी जो आकार है वो भी रहेगा। तो इसका क्या होगा आंसर? पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन व आकृति निश्चित होती है। कोई वस्तु ठोस होता है, उसके अणु पास पास होते हैं, यानी उसका आकार और आकृति निश्चित होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य? क्यों पदार्थों का हम वर्गीकरण करते हैं? तो पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है पारभासी किसे कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था कि पारदर्शिता के आधार पर, यानी कौन कौन से होते हैं पारभासी? पारभासी क्या है? वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच। ये आप लोगों ने वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था, तेल लगे कागज पे किस तरीके से हमें आर पार धुंधला दिखाई दे रहा था। इसके बाद है हमारा कि कारण बताओ। अब यहाँ पर जो लाइन लिखी होगी उसका आपको कारण बताना है। जैसे द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। जैसे द्रव पदार्थ को हम गिलास में डाल देते हैं तो वो गिलास के आकार ले लेता है, थाली में डाल देते हैं तो थाली का आकार लेता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित होती है। ठोस के अणु पास पास होते हैं इसलिए उनकी आकृति निश्चित होती है, और द्रव के अणु दूर होते हैं इसलिए उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? जल से भरा गिलास और खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। खाली गिलास भी देखें और या भरा गिलास देखें, उनका आयतन तो समान ही होगा। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी हो जाता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित जो वायु होती है उसके अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं। जबकि आप जानते हैं कि जल के जो अणु होते हैं वो गैस से की अपेक्षा पास होते हैं, इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता हो कि पदार्थ स्थान घेरता है। अब कोई पदार्थ स्थान घेरता है या नहीं घेरता, इसके लिए आपको क्या करना है? प्रयोग बताना। जैसे कि एक गुब्बारा ले लीजिए, उसमें हवा भरी है, हवा भरने पर गुब्बारा फूल जाता है और स्थान घेर लेता है। पिचका हुआ गुब्बारा कितने कम जगह में आता हो, अगर हवा भर दे तो कितनी ज्यादा जगह घेरता है, यानी कि पदार्थ स्थान घेरता है। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, ध्यान दीजिएगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। यहाँ पर देखिए कि जब हम किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करते हैं तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था बर्फ से द्रव अवस्था में आ जाती है। आप फ्रीजर से बर्फ को निकाल लो, बाहर रख लो, धीरे धीरे क्या होगा? वो द्रव बदल जाती है, और फिर द्रव अवस्था मतलब पानी में हो जाती है। और फिर पानी को अगर हम फिर से ठंडा करें तो वापस क्या होता है? द्रव से ठोस अवस्था यानी बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ जम जाती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसको ठंडा किया और वो वापस ठोस बन जाती है। अगला प्रश्न है कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको बहुत आसान लग रहा होगा बच्चों, क्योंकि आपने वीडियो में भी देखा था किस तरीके से ठोस, द्रव और गैस पदार्थ होते हैं। यानी ठोस का आकार निश्चित है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता और गैस अनिश्चित आकार की होती है। तो चलिए एक बार फिर से इसका उत्तर देख लेते हैं। ठोस, ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, जैसे कि कांच या कोई और भी आप ठोस चीजें ले सकते हैं। आप टेबल देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, कुछ भी जो ठोस पदार्थ होता है अपना आकार निश्चित होता है। द्रव में देखिए, द्रव के अणु एक दूसरे से दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, और आपसी आकर्षण बल भी कम हो जाएगा। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु आयतन निश्चित होता है, जैसे कि जल। अगला हमारा है गैस। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं। गैस में जो द्रव से ज्यादा दूर दूर अणु होते हैं
और इनमें आकर्षी बल कम हो जाता है, आकर्षण बल। इस कारण क्या होगा, जो गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे कि ऑक्सीजन गैस, या अगरबत्ती जब घर में सुलगाई जाती है तो आप देख लेते हैं, जब जलाई जाती है तो उसकी महक दूर दूर तक फैल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ हम लोग पढ़ चुके हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवेश में पाई जाने वाली तीन तीन कठोर और मुलायम वस्तुओं के नाम बताओ। तीन तीन कठोर बहुत आराम से आप बता सकते हो, मुलायम वस्तुएं भी आपने देखी हुई है, जैसे कठोर लोहा, लकड़ी, कांच, मुलायम रबड़ की गेंद, स्पंज, ऊन, इनको सबको दबाने से दब जाती हैं। अगला है, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह प्रश्न आपको बहुत आसान लग रहा होगा बच्चों, कि चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक, निकेल, कोबाल्ट आदि अन्य अल्प धातुओं से बनी जो वस्तुएं होती है उनको भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद हमारा ये प्रश्न आ जाता है कि अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाएं। अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि वस्तु का नाम लिखा हुआ है, अपारदर्शी है या पारदर्शी है, पारभासी क्या है, यह आपको टेबल पूरी भरनी है। जैसे कि चमड़ा है, अब चमड़े से बनी हुई कोई चीजों को आप आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये अपारदर्शी हो गया। मोटा कपड़ा अगर होगा तो भी आप नहीं देख पाएंगे, तो यानी ये भी क्या होगा, अपारदर्शी हो जाएगा। पतली कांच की जो टुकड़ा होता है, कांच का टुकड़ा, उसके आर पार आप देख सकते हैं, यानी कि पारदर्शी है वो। पत्थर कैसा होगा, अपारदर्शी होगा। और ट्रेसिंग पेपर से हमें धुंधला दिखाई देगा, यानी कि ये पारभासी है। इस तरीके से आप इस टेबल को भरेंगे, और इसको आप और प्रैक्टिस करने के लिए अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको भी आप देखिए, क्या आप उनके आर पार देख सकते हैं, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है या आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए और आप बताइए कि यह अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है। अब प्रश्न आपका आता है कि पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखो। कोई भी इस प्रश्न को रटने की जरूरत नहीं बच्चों, समझने की जरूरत है कि हमने वर्गीकरण करते हैं तो हम इस वर्गीकरण को क्यों करते हैं, अगर हम वर्गीकरण ना करें तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों कि किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की वाय संरचना के आधार पर हम वर्गीकरण, बाहर से हम देख लेते हैं तब उसके आधार से वर्गीकरण कहलाता है, भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। और जब आंतरिक संरचना के आधार पर करते हैं तो कौन सा परिवर्तन है, तो वो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। यानी भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, ये दो प्रकार के वर्गीकरण हो गए। इसलिए पदार्थों को का वर्गीकरण करना आवश्यक है ताकि उन्हें हम आसानी से पहचान सकें। जब उनके विशेष गुण और उपयोग के आधार पर जब हम अलग अलग समूह में रहते हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आज आपके साथ हम एक बात शेयर करेंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। जब आप घर में हैं तो आपका घर में ज्यादा पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपका अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो आप मन को कैसे लगाएं, इसके लिए आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि पढ़ाई करने का हेतु यानी पर्पस क्या है आपकी स्टडी का, आपको ये बार बार याद रखना है। अगर आप मन में सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या हम आगे बढ़ के टीचर बनेंगे, लेकिन इन सबको बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले पढ़ाई करनी होगी। तो पढ़ाई का जो पर्पस है, जो एम है, वो आपको याद रखना है। अगली बात है कि एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार ना पढ़े। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है, आपको लगता होगा कि यार साइंस ही पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उबे जा रहे हैं, तो ना बार बार आप एक ही सब्जेक्ट को ना पढ़े। आप थोड़ी देर ये पढ़े तो थोड़ी देर दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, तो आपको क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। इसके साथ ही शॉर्ट टाइम में रिवीजन करें। आप जितना पढ़ लेते हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन भी याद किया है तो आप उसको रिवीजन जरूर करें ताकि वो आपका पक्का होता चले। अगली बात है कि पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दें, मतलब आपका जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल पक्का होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका मन लगा हुआ बाहर, या आप दूसरों की बातें सुन रहे हैं उस कमरे में क्या हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी आप ना करें। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाएं।
आप टाइम टेबल जब बना लेंगे ना तो आपकी पढ़ाई बहुत आसानी से होगी। अगर आपने सोच लिया कि हमें सुबह 8 से 10 पढ़ना है, अपनी पढ़ाई करनी है और आप किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो आप उस काम को पूरा करने के लिए फिर दूसरा समय भी निकालेंगे, क्योंकि आपको बार-बार लगेगा कि हमने अपने टाइम टेबल को थोड़ा-सा गड़बड़ किया है। तो पढ़ाई करने के लिए आप टाइम टेबल ज़रूर बनाएँ। इसके बाद पढ़ाई करते समय मोबाइल, टीवी से अपना ध्यान हटाएँ। देखिए, मोबाइल पर आजकल पढ़ाई हो रही है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो जब आप मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, उस समय पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लिया वीडियो देख रहे हैं, तब तो ठीक है। अब जब आप नहीं देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको हम भी बार बताते हैं कि रजिस्टर पर नोट कीजिए, तब आप क्या करिए, आप जब रजिस्टर पढ़ रहे हैं, तो आप मोबाइल की तरफ ध्यान ना दें, टीवी की तरफ ध्यान ना दें। जब पढ़ें, तो सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ाई करें। पढ़ाई के लिए नोट्स ज़रूर बनाएँ, यानी आपको जो पढ़ाया जा रहा है, अब विद्यालय में जब पढ़ाया जाता तो आप कॉपी बनाते थे, लेकिन जब आप आजकल वीडियो के माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं, तो आप उसके लिए भी नोट्स बनाएँ। ऐसा ना हो कि बस जब भी पढ़ना हो तो खोल लिया सामने और बैठ गए, इससे आपका पक्का नहीं होगा। आप जब समझ लीजिए, ये समझने के लिए है, लेकिन आप नोट्स बनाइए, उससे आप याद कीजिए। इसके बाद पढ़ाई करते समय पढ़ाई की सभी चीज़ें अपने पास रखें। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप वीडियो ही देख रहे हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है, उसमें समझनी है, लेकिन आपके पास कॉपी नहीं रखी है, अब आप कॉपी लेने जा रहे हैं, फिर आप पेन लेने जा रहे हैं, तो ये ना करें। जब भी पढ़ने चले तो आपकी सारी चीज़ें आपके पास ही हों। अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ाई जब भी करें, मन लगा के करें। ये ना करें कि मम्मी-पापा को दिखाने के लिए आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। फिर इसके बाद रटना नहीं है, समझना है। आप जितना भी पढ़ें, रट के ना पढ़ें। जैसे आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है कि आप समझें उस चीज़ को, आखिर कही क्या चीज़ जा रही है, यानी रटने ना। वीडियो में देखिए आपको दिखाया जाता है कि छोटे-छोटे से प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट दिखाए जाते हैं, वो सिर्फ़ इसीलिए कि आप समझ लें, उसको रटे ना, आपको बस ध्यान आ जाए, एक्सपेरिमेंट आप बात को पूरी कर लें। तो इस तरीके से ये लेसन पूरी तरीके से बच्चों समाप्त हो गया है और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर ही रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर दें बच्चों। थैंक यू।